सबसे पहला लेसन जो आज का है, फ़ोटोग्राफी की असली चीज़ जो होती है, हमने कोई भी फ़ोटो खींचा, ठीक है, पिक्चर आ गई, आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो अच्छी लगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? कोई भी फ़ोटो है, हमने बटन दबाया, फ़ोटो आ गई, ठीक है, लेकिन उस बटन दबाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एक अच्छी इमेज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, और सबसे पहले तो एज ए फ़ोटोग्राफ़र आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी फ़ोटो अच्छी है। अगर मैं आज 10 पिक्चर दिखा दूँ आपको, सपोज़ अगर मैं ये दिखाना शुरू करता हूँ आपको, यहाँ से देखना शुरू करो आप, ये फ़ोटो आपको अच्छी लग रही है क्या? ये वाली अच्छी है? अच्छी है। ये वाली, 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 हर फोटो में माइनर डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये फ़ोटो अब डिटोरिएट होना, पहले वाली जो थी ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है ना, और ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इन दोनों के बीच का जो ये फ़ोटो है, या ये फ़ोटो है, या ये फ़ोटो है, ये आपका और आप जिसके लिए काम कर रहे हो, दोनों का विजडम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट, ये 3 फ़ोटो जो है ना, ये वाली और ये वाली, ये तीनों फ़ोटो अच्छी हैं, लेकिन आपका और आपके क्लाइंट्स का एक टेस्ट होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ दोनों तीनों फ़ोटो में माइनर डिफरेंस क्या है। अगर इस वाले फ़ोटो को आप देखोगे, है ना, यहाँ पे चेहरा गोरा दिखता है, लेकिन कपड़े आपके उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेंगे जितने कि आपके थोड़ा सा काले चेहरे वाले जो रहते हैं, उसमें कपड़े और ड्रेसेस आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहती हैं, ठीक है। तो आपको जब आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको सिर्फ इंसान की शक्ल ही नहीं देखनी है, क्योंकि मान लो चेहरा तो गोरा बना दिया हमने, और अगर ड्रेसेस के अंदर के जो रिंकल्स होते हैं, या जो बटन्स होते हैं, या जो स्टिचिंग होती है, वो सब नहीं आया, तो वो फ़ोटो किसी मायने नहीं। या इवन अगर आपका चेहरा गोरा आ गया, लेकिन अगर एक्सप्रेशंस नहीं आए चेहरे के ऊपर, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब ये तो रिकॉर्डेड आइटम है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। तो में से कोई एक आ जाओ कुर्सी के ऊपर, कौन आएगा? चेतन, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। पहली फोटो, एक लाइट ऑन। सर तुम्हें अपनी फ़ोटो दिखाई दे रही नहीं? ये सेकंड फ़ोटो, एक लाइट और ऑन। धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। एक और। अब इन चारों फोटोज़ में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक जो चारों लाइट के साथ में है, 3 लाइट के साथ में है, 2 लाइट के साथ में है, 1 लाइट के साथ में है, ठीक है, चारों में डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी पसंद आएगी? ये वाली फ़ोटो ज़्यादा अच्छी है। नहीं सर, तुम्हारे हिसाब से वाली अच्छी, ठीक है, चलो। हर किसी का अपना सोचना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना सोच। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई फ़ोटो जो होती है, एक 3 फोटोज़ जो होती हैं वह बेस्ट के इक्वलेंट होती हैं। आपके हिसाब से एक अच्छी है, मेरे हिसाब से एक अच्छी है। इसलिए मैंने क्या बोला
कि जब भी आप फोटोग्राफर बन जाओगे तो आप अपने कस्टमर का टेस्ट को पहचानो कि वो क्या चाहता है। आपके पास जो सैंपल्स रहेंगे, जैसे आपने 3 पिक्चर दिखाई ना एक ही जैसी, आप ये 3 पिक्चर अपने कस्टमर को दिखाओ कि आप क्या चाहते हो। जो वो चाहता है वो आप खींचना। आप थोड़ा अपनी जगह बैठो तो वहाँ जरा सामने वाइट शर्ट के साथ में। अब ये जो शर्ट है इसमें चेहरा भी क्लियर है, शर्ट के एक एक रिंकल्स क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी दूसरी फोटो दिखाता हूँ। इसमें चेहरा तो गोरा होता जाएगा, इस साथ साथ में आपके कपड़ों के जो डिटेल्स होते हैं ना वो कम होते जाएंगे। तो फ़ोटो अच्छी वो होती है जिसमें आपने फेस भी क्लियर आना चाहिए, और ख़ास तौर पे दिक्कत तब होती है जब आप किसी को बिल्कुल वाइट, जो नेता लोग जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो अगर कोई है और उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, उसकी जब आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको बहुत मुश्किल होकर डिसाइड करने में कि मैं नेताजी को कवर करूं या मैं उनके कुर्ते को कवर करूं। दो में से कोई एक ही क्लियर आ पाएगा। तो उस समय जो ये आगे वाली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैटर करेगी कि एक्सपोज़र बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको एक्सपोज़र के बारे में समझाता हूँ। एक्सपोज़र बेसिकली क्या चीज़, एक्सपोज़र मतलब फोटोग्राफी के अंदर जैसे म्यूज़िक होता है ना, हम लोग जब भी किसी गुरु बैठ जाते, जब भी अपन म्यूज़िक सीखने जाते हैं तो सरगम सिखाई जाती है हमको, सारे गामा पधा नीसा सानी धपा मा गा रे सा। इस सारे गामा पधा नीसा के अंदर पूरा का पूरा म्यूज़िक कवर हो जाता है। आप दुनिया को कोई सा भी गाना बजा सकते हो अगर आपको सरगम आती है तो। उसी तरह से अगर आप ड्रम्स बजाते हो, ढोल बजाते हो, तो पूरा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पे चलता है, पूरा ताल चलती है उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके ऊपर डांस भी होता है, उसी के ऊपर सब कुछ होता है। उसी तरह से फोटोग्राफी सिर्फ 3 चीज़ पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज डायफ्राम, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। दूसरा है टाइमिंग, शटर स्पीड, एंड थर्ड इज ISO। ये आप नोट कर लेना घर जाके, या अभी करना हो अभी कर लो, या बाद में हम बता देंगे आपको। ये 3 चीज़ को हमेशा याद रखना कि बेसिकली एक्सपोजर होता क्या है। एक्सपोजर इज़ द बेसिकली कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को हमको फिल्म या हमारे सेंसर तक पहुंचाना है। अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट मेरे कैमरे के अंदर एंटर कर गई तो मेरा फ़ोटो परफेक्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ तो हमने बार बार आपको 1 लाइट जला दो, 2 लाइट जला दो, 3 लाइट जला दो, 4 लाइट जला दो, आपने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब आपके पास कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कैमरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज लाइट इज़ फिक्स्ड। मान लो सवेरे 5 बजे खींचते हो तो लाइट कुछ और रहेगी, दोपहर में खींचते हो तो लाइट कुछ और रहेगी, शाम को खींचते हो। इवन टोटल डार्कनेस में भी फोटोग्राफी अलाउड है। अगर आपको जरा सा भी दिखाई दे रहा है तो उसकी फ़ोटोग्राफी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो नहीं आएगी, फ़ोटो के एडजस्टमेंट करने होंगे, फ़ोटो आएगी। आपका मोबाइल जैसे एक समय के बाद फ़ोटो खींचना मतलब वो डार्क कर देता है, लेकिन ये कैमरा डार्क नहीं करेगा। किसी भी लाइट में फ़ोटो खींच सकते हो। अगर आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है कोई भी चीज़ तो फोटोग्राफी पॉसिबल है। इवन आंखों से नहीं दिखाई दे रही है तो भी नाइट विजन कैमरे होते हैं, उससे फ़ोटो खींच ले जाते हैं। वो एक लेज़र थ्योरी, वो एक अलग है। नॉर्मल कैमरा, ये जो कैमरे होते हैं, आपको कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है उसकी फ़ोटोग्राफी पॉसिबल है, उसके लिए एडजस्टमेंट करने होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपको अगर एक बकेट में पानी भरना है तो बकेट में पानी भरने के क्या क्या तरीके। एक तो आपने उसका थ्रॉटल खोल दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा खोला तो जल्दी भर जाएगी, थोड़ी देर के लिए खोला मतलब पतला खोला अगर तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सेम चीज़ कैमरे के साथ में भी है। सबसे पहला क्या बताया मैंने, पहला चीज़ होता है डायफ्राम, अपर्चर जिसको बोलते हैं। डायफ्राम और अपर्चर क्या चीज़ होती है कि आप कितनी बड़ी ओपनिंग कैमरे को लाइट के थ्रू दे रहे हो। देखो ये कैमरे जो आजकल के मॉडर्न कैमरे हैं, इसके अंदर का कोई भी एडजस्टमेंट बाहर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने पुराने कुछ अपने जो थे सिस्टम्स उसको संभाल कर रखा हुआ है।
चेतन आओ, मैं दिखाता हूँ सबको बारी बारी से, दिखाओ जाके। इसको ऐसा से घुमाना, इसको ऐसे घुमाना, दिख रहा है ना ये डायल। इस डायल को जब आप घुमाते हो तो ये छोटा बड़ा होता रहता है। ये चीज़ इसमें भी होती है, लेकिन इसमें आपको दिखाई नहीं देगी। अब इसमें फॉर एग्जांपल मुझे लाइट ज़्यादा है तो मैं इसको छोटा डायफ्राम खोलूँगा सो दैट लाइट उसके अकॉर्डिंगली अंदर आए। लेकिन अगर लाइट कम है तो मैं इसको ज़्यादा करूँगा, है ना। उसका इफेक्ट मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कंट्रोल करता है। अभी तक हम लाइट से कंट्रोल कर रहे थे ना, अब हम इससे कंट्रोल करके दिखाएंगे। बैठो भैया के सामने। लाइट सारी है, उस समय इतनी सारी लाइट में इतनी अच्छी फोटो आई थी, है ना। लेकिन अभी कैसे कंट्रोल हो रहा है, देखो इस वाले सेटिंग के ऊपर अभी ये दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, इसको याद रखना आप लोग, ये जो डायफ्राम है इसके अंदर की जो सेटिंग है, ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, इस कम ज़्यादा हो रही है, तो नॉर्मली जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हर कैमरे में फिक्स होते हैं। मिनिमम साइज इज़ 32, कुछ केसेस में 64 भी होते हैं, बट 32 या 22 mm नहीं, इसको F बोलते हैं, F बोलते हैं इसको क्या है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा ये याद रखना, जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा डायफ्राम होगा, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा डायफ्राम होगा, ये याद रहेगा। 22 मतलब सबसे कम रोशनी, 2.5 या 1.8 या 3.5 मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा ओपनिंग। अभी फर्स्ट लेसन है इसलिए थोड़ा एकदम से याद नहीं रहेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बट F नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन, किसी भी कवरेज करने के लिए। तो अभी मैंने जो फ़ोटो खींची थी इनकी, वो मैंने खींची है, इसके ऊपर देखो ये 16 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ये 16 डायफ्राम पे खींची है मैंने, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे डायफ्राम को बड़ा करता हूँ। अब मैंने कर दिया 11, ठीक है। 16 के बाद 11 किया, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद फिर मैंने किया इसको इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। अब ये आ गई एक तरह से परफेक्ट पिक्चर। लेकिन अब आपको अगर इसको माइन्यूट आगे पीछे करना है तो अब इसके नियरेस्ट मैं पिक्चर बना के बताता हूँ। ये आ गया अपने को एक अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है 6.3 का एकदम नज़दीक जो होता है वो होता है 7.1। इसमें करके देखते हैं कैसा आता है। लगभग वैसा ही है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसमें, कहाँ चेहरा क्लियर है, कहाँ मूछें क्लियर है, कहाँ कपड़े क्लियर हैं, बट ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन जो पहले वाला दिखाया था उसमें डेफिनेटली ये फ़र्क है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई फोटोग्राफर जब खींचता है एक बार ऐसे करके देखता है अपनी स्क्रीन को, तो वो आपके अंदर विजडम धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आ जाना चाहिए कि जो मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ वो मुझे दिखाई कैसे दे रही है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को कोई पिक्चर अच्छी दिखेगी, किसी को कोई पिक्चर दिखेगी, किसी को कोई, हर किसी का अपना सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन आपकी वो विजडम, जैसे हीरे को जौहरी पहचान लेता है ना कि यार ये, हाँ ये सही, या सोने पर ये सही सोना है या सही हीरा है, तो आपको भी ये नॉलेज हो जाना चाहिए धीरे धीरे कि यार ये वाली फ़ोटो परफेक्ट है। कई बार अपने को लगता है कि यार ये फ़ोटो बहुत चमक रही है, इसमें चेहरा गोरा आ गया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अच्छी फ़ोटो नहीं होती। अच्छी फ़ोटो आने के लिए आपको सब कुछ अच्छा होना चाहिए उसका। लेकिन फिर कहने वाली बात वही है ना घूम फिर के, कि आपके कस्टमर को क्या पसंद आता है। पैसा तो आफ्टर ऑल उसको देना है, तो उसको जो पसंद आएगा आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब आप फोटोग्राफी करोगे तो दो चॉइस होगी आपकी, एक तो आपकी अपनी खुद की होगी, एक आपको सामने वाले के हिसाब से होगा, है ना। कपड़े जब हम पहनते हैं तो कुछ कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, कुछ सोसाइटी को अच्छे लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग तो वही पहनते हैं जो सोसाइटी को पसंद आता है। अपने को जो अच्छा लगता है उससे हमें क्या करना होता है, हम घर में पहन के रहेंगे, बाहर जाएंगे तो फैशन हमारा मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। तो उसी तरह से फ़ोटो भी हमें वही बनानी है जो मार्केट को पसंद आती है। तो बेसिकली उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक को अपना गोरा चेहरा अच्छा लगता है, एक को अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं। अगर आप गोरेपन के चक्कर में रहे तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे।
अगर आपने चेहरे के एक्सप्रेशंस लेने हैं तो जिस कॉम्प्लेक्शन का आपका आदमी है, जिसकी आप फोटो खींच रहे हो, उसी कॉम्प्लेक्शन को आपको कैमरे में डालना है, तो ही उसके एक्सप्रेशंस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कश्मीरी लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं, हम लोग का कॉम्प्लेक्शन अंग्रेजों के हिसाब से तो नहीं होता। अब अगर हम चाहेंगे कि हमारी फ़ोटो भी अंग्रेजों के हिसाब से आए, उनके जैसी आए, तो ठीक है, चेहरा कर लो गोरा आप, फिर नाक और गाल के बीच की जो पार्टिंग लाइन है ना, वो दिखाई नहीं देगी। कान और गाल कहाँ ख़त्म हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। कपड़े आपने कौन से पहने, उसमें क्या प्रिंट्स हैं, डार्क कलर तो फिर भी आ जाएंगे, लाइट कलर के तो आपको दिखेगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या पहना हुआ उसने। तो इसलिए ये जो परफेक्शन ऑफ पिक्चर होती है, जिसको बोलते हैं उसको टोन बोलते हैं। टोन वर्ड को याद रखना आप लोग कि आपको जब भी फोटो खींचोगे परफेक्ट टोन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप लोग कुछ किसी को कुछ पूछना है आ जाओ। देखो, आपके जो मोबाइल कैमरे हैं उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना है आपको, खाली बटन दबाना है। इसमें भी वो मोड होता है, इस कैमरे में भी वो मोड होता है, आप बटन दबाते जाओ फोटो खींची जाएगी, लेकिन एवरेज फ़ोटो आएगी है। एक जो परफेक्शन वाली फ़ोटो आती है ना उसमें, और बेसिकली ये जो डायफ्राम मैंने बताया जिसको अपर्चर बोलते हैं, इसकी क्या यूटिलाइजेशन है वो मैं आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिक में वो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, फ़ोटो देखी होगी, या नेता लोग भाषण देते होंगे, वो देखा होगा कि नेताजी की फ़ोटो तो क्लियर आ रही है, लेकिन सामने जो भीड़ हज़ारों की बैठी हुई है वो खाली खोपड़ी 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 नज़र आती है, किसी का चेहरा नज़र नहीं आता उसमें। तो उसमें क्या होता है, नेताजी तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, तो जिसको हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है उसकी क्लियर पिक्चर आती है, और जिसको जस्ट खाली एज ए अटेंडेंस दिखानी है वो ब्लर हो जाता है। वो काम हम डायफ्राम से करते हैं, वो आगे वाले टाइम में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन दिख रहे हैं, उसके पीछे में आलतू फालतू लोग भी बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि आलतू फालतू लोग भी पिक्चर में शार्प आएँ, तो उस समय हम उसको डायफ्राम से कवर करते हैं, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, आपकी निगाहें खाली मेन ऑब्जेक्ट पे आएंगी। तो बेसिकली ये याद रखना, आप आगे आपको और क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि डायफ्राम का इस्तेमाल, अपर्चर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें पर्टिकुलर किसी खास आदमी को या खास स्पॉट को एम्फेसाइज ज़्यादा फोकस करना। अब जैसे हम सीनरी खींच रहे हैं, तो सीनरी जब हम खींचते हैं तो मान लो हम ताजमहल के सामने खड़े हो गए, तो मेरी फ़ोटो भी क्लियर आनी चाहिए और पीछे ताजमहल की फ़ोटो भी क्लियर आनी चाहिए। उस समय हमारी सेटिंग दूसरी होनी चाहिए, है ना। तो उसमें फिर डायफ्राम का इस्तेमाल होता है कि आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक की हर चीज़ शार्प नज़र आएगी। तो उस केस में डायफ्राम कैसे यूज़ करते हैं तो आपको बाद में बताएंगे। तो अभी ये समझ में आ गया कि हमने पिक्चर को, इस वाले को छोटा बड़ा करके कैसे कंट्रोल किया। लाइट को हमने नहीं छेड़ा, पहली फ़ोटो में हमने क्या किया था, लाइट ऑन ऑफ करते गए लाइन से, उसके हिसाब से पिक्चर मेरी कम ज़्यादा होती गई। लास्ट में जब हमने इनको बिठाया तो हमने क्या किया, लाइट तो सेम थी, हमने अपने कैमरे को एडजस्टमेंट अपने हिसाब से किया तो पिक्चर बैलेंस हो गई। ठीक है, अब मान लो आपको अपर्चर को भी नहीं छेड़ना है किसी वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा अपर्चर डालेंगे तो सिर्फ सामने वाला फोकस में रहेगा, पीछे वाला फोकस में नहीं रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डायफ्राम को नहीं छेड़ना हमको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम कितनी देर के लिए लाइट डाल रहे हैं कैमरे के अंदर, उससे कंट्रोल करेंगे पूरा। दैट इज़ कॉल्ड शटर स्पीड, मतलब मेरा शटर कितनी देर के लिए खुलेगा। ठीक है, अब ये वाली फ़ोटो में क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अब देखना, तो अपना हाथ को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करो, घुमाते रहना कंटिन्यूस, रुकना नहीं। अभी इसका हाथ कहाँ गया,
फिर से चाह, फिर से घुमाओ, चेहरे के गोल गोल घुमाओ। क्या हुआ? तो समझ में आ रहा है? हाथ कहाँ गया? गायब हो गया। आप सबके पास मोबाइल है ना? इस पंखे की फ़ोटो खींचना जरा, खींचो जरा पंखे के ब्लेड की फ़ोटो खींचो जरा मोबाइल से। कैसी आ रही है? नहीं, ब्लेड एकदम शार्प है क्या? शेकी है ना? ब्लेड ही गायब हो गए सारे। अब अलग अलग शटर स्पीड में देखना क्या फंक्शन आता है। ब्लेड रुके लेकिन पूरी तरह से नहीं रुके, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली बार में क्या हुआ कि पूरा ब्लेड ही गायब हो गया, एक सर्किल बन गया, है ना। जैसे जैसे मैं शटर का टाइम कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे वो कांस्टेंट होता जा रहा है। और अभी करते करते ये जो है ऐसा लग रहा है पंखा चला ही नहीं कभी। बिल्कुल फ्रीज हो गया, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। आप जब भी किसी की पिक्चर लेते हो तो अगर मान लो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप हिल रहे हो या वो हिल रहा है। दो में से कोई भी हिल रहा है तो उसकी पिक्चर लेते समय कैमरा शेक नहीं होना चाहिए। तो एक मिनिमम स्पीड होती है जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पिक्चर फ्रीज हो जाती है, वो पिक्चर की जो शटर की स्पीड होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शटर की स्पीड्स की अलग अलग वो बताता हूँ, शटर स्पीड क्या होती है। शटर स्पीड जो लिखी रहती है कैमरे में वो इस तरह से लिखी रहती है। ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वाली शटर स्पीड जो है 1/1/1000 है। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के 1000वें पार्ट के लिए शटर खुलेगा। तो नॉर्मली जब भी हम आपसे या कोई भी आगे बात करेगा तो आपसे बोलेगा 1000 की शटर स्पीड लगा दो। 1000 मतलब ये नहीं कि 1000 सेकंड, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा उतनी देर के लिए शटर खुलेगा खाली, ठीक है। उसी तरीके से 1/250, 1/125, 1/160, 125 के बाद देखो आप पिक्चर थोड़ी सी ब्लर होना शुरू हो गई, ठीक है ना। और 1/8 आते आते तक तो एकदम ही ब्लर हो गई, ठीक है। तो जब भी आप हाथ में कैमरा लेके जब आप फोटो खींचते हो तो आपकी शटर स्पीड नॉर्मली, अभी आप बिगिनर हो तो 125 से नीचे नहीं आना चाहिए। 125 हो, 250 हो, 500 हो, 1000 हो, ठीक है। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपकी पिक्चर ब्लर हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ? जब हमारी पिक्चर ब्लर हो जाएगी तो उसको देने का फ़ायदा ही क्या हुआ। लेकिन जैसे मान लो आप ताजमहल की फ़ोटो खींच रहे हो रात को 9 बजे मून की रोशनी में, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, आपका कैमरा भी कहीं नहीं जा रहा है, ताजमहल भी कहीं नहीं जा रहा है, आप लगा दो कैमरे को स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर लगाने के बाद कैमरा तो नहीं हिलेगा, ताजमहल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ठीक है। अब आगे उसके लिए कितना सेकंड टाइम देना है वो मैं अगले आने वाले टाइम में सिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होता है। रात को अगर मून लाइट की, आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन लोग पागल हो जाते हैं। पूर्णिमा को जब फुल मून होता है तो सारे फोटोग्राफर्स पागल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं अपने अपने स्पॉट्स पे फ़ोटो खींचने के लिए, नदी के किनारे, किसी मॉन्यूमेंट की, किसी बिल्डिंग की। क्योंकि जो मार्बल होता है, भेड़ा घाट है, वो मूनलाइट पे एक अलग तरह का ग्लो आता है। दिन में आप चाहे कितनी फ़ोटो खींच लो कोई फ़ायदा नहीं है, रात में जो ग्लो आता है उसका एक अलग ही ब्यूटी रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो इस वाले शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दिन में अगर मैं 125 के बाद अगर फ़ोटो शेक हो रही है, मेरे को 1/8 जाना है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? तो उस केस में आपको 125 शटर स्पीड और उसके बाद फिर आपको डायफ्राम से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को।
एक समय के बाद जब आपको क्लियर हो गया कि अब मैं इससे ज़्यादा शटर स्पीड नहीं दे सकता हूँ, तो फिर आपको मजबूरी में डायफ्राम से कवर करना पड़ेगा पिक्चर क्लियर लाने के लिए। या तो आपका ऑब्जेक्ट एकदम स्टेशनरी हो, या आपका कैमरा स्टेशनरी हो, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जैसे मैं थोड़ा सा, मेरे को प्रैक्टिस है, तो मैं आधे सेकंड के लिए भी कैमरे को सीने से लगा के स्टेशनरी रख लेता हूँ, लेकिन अभी आपसे नहीं हो पाएगा। वो आप जैसे ही शटर करोगे ना, वो शेक हो जाएगा। तो ऐसी पिक्चर खींचने से कोई फ़ायदा नहीं कि अगर पिक्चर शेकी आए तो हमेशा जो है शटर स्पीड ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे आपको मूवमेंट। अब जैसे मान लो आप बाइक रेस का फ़ोटो खींचने गए हो, स्पोर्ट्स का फ़ोटो खींच रहे हो, मोटरसाइकिल निकल रही है सामने से, उस समय मोटरसाइकिल रेस में या कार रेस में आपको 125 से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस वो मेरे से इतनी दूरी पे है, वो शटाक से सामने से निकल जाएगा। आपने 125 पे लगाया तो भी शेक हो जाएगा। जैसे अभी मैं पंखा चला रहे हैं ना, 125 की शटर स्पीड पे भी थोड़ा बहुत शेकी दिखता है, क्योंकि बताता हूँ आपको कैसी आती है। ये मेरी जो नॉर्मल स्पीड है 125 पे, आदमी तो इस स्पीड से नहीं घूमेगा ना, बच्चा तो इस स्पीड से नहीं दौड़ेगा। तो जब ह्यूमन बीइंग की फ़ोटो खींचते हैं, किसी फंक्शन का है, पिकनिक का है, पार्टी का है, लोगों की आपस में, तो 125 स्पीड इज़ एवरेज स्पीड। लेकिन अब हम जैसे फुटबॉल मैच का फ़ोटो खींचने चले गए, आप फुटबॉल मैच में भी आपका दौड़ रहा है सामने वाला, और कभी कभी बहुत तेज़ दौड़ते हैं वो, तो उसमें स्पोर्ट्स में भी 125 से काम नहीं चलेगा। उस केस में आपको 250-500 तक जाना पड़ेगा। जो कुछ बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो वहीं पूछ लेना, ठीक है? तो बेसिकली हमने दो चीज़ सीखी अभी तक। एक सीखी हमने शटर सीखा, एक हमने डायफ्राम सीखा। दो चीज़ से हमें कंट्रोल करके अपनी पिक्चर को शार्प बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है? जहाँ पे चीज़ें स्पॉट पे स्टेशनरी होंगी या लेस मूवमेंट होगा, वहाँ पे हम 125 के आसपास शटर स्पीड रखेंगे। स्पोर्ट्स की खींचनी होगी या किसी फास्ट मूविंग आइटम की खींचनी होगी तो 500, 1000 ऐसे रखना होगा। अगर मुझे किसी ऐसी चीज़ की फ़ोटो चाहिए जो अपनी जगह पे कांस्टेंट रखा हुआ है, मेरा कैमरा भी मैं ट्राइपॉड पर रख लूँगा, तो उस केस में हम लॉन्ग एक्सपोजर, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए शटर दे सकते हैं, ठीक है? इसमें देने की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 घंटे तक शटर खोल के बैठ जाओ, वो भी होता है। मैं सिखाऊंगा आपको कि आप आराम से चांद तारों की रोशनी में फ़ोटो खींचना है आपको, कैमरा आपका इसके ऊपर लगा होना चाहिए, कैलकुलेशन सिखा दूंगा कितनी देर के लिए खुला होना चाहिए। असली फ़न और असली एक्सपर्टीज़ तो उसी में है। ये सारी फोटोग्राफी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो जो एक्सपर्टीज़ होती है कि मेरे को मिनिमम लाइट में सुंदर से सुंदर फ़ोटो खींचनी, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता यार ये इसने कैसे खींची होगी, है ना? वो सारी चीज़ें आती हैं शटर स्पीड से, कंट्रोल से, ठीक है? दो चीज़ क्लियर हो गई। अब एक तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी आएंगी लाइफ में कि आप अपना शटर भी नहीं बढ़ा घटा सकते, डायफ्राम भी ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते। उस समय क्या करोगे? उस समय आपके पास एक टूल और भी है। उस समय आपके पास ये टूल है कि आप अपनी जो सेंसर होता है उसकी इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ISO, ठीक है? मान लो कि मैं एक ही रोशनी में, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 125 शटर स्पीड मेरे लिए फ्रीज हो गई कि मेरे को तो यार 125 से नीचे नहीं जा सकते, और उससे ऊपर तो सवाल ही पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि 125 से ऊपर तो और कम लाइट होती जा रही है ना? मान लो शाम को 5 बज गया है, 6 बज गया है, या कोई कमरे के अंदर है, या कई कई म्यूज़ियम होते हैं जिसके अंदर मेरे को फ़ोटो खींचनी है, जहाँ पे फ्लैश लाइट अलाउड नहीं रहती हैं, तो मेरे को फ़ोटो खींचनी है, तो कैसे आएगी? लाइट भी कम है, शटर भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। डायफ्राम भी मेरे इसमें मैक्सिमम लिमिट आ गई। भाई सबसे बड़ा डायफ्राम मैंने अपने लेंस का खोल लिया, उसके बाद भी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है ना? अब उसका मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ उसमें कैसे ये असर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अभी, चेतन सारी लाइट ऑफ करके आ जाओ। अब मेरा जो कैमरे का
स्पीड है मैंने 125 लगा दिया। मेरा कैमरे का जो शटर है, ये डायफ्राम है, तो मैंने मैक्सिमम सब कुछ लगा दिया। 3.5 मेरे कैमरे का मैक्सिमम डायफ्राम है, वो लगा दिया। मैं 125 शटर स्पीड लगा दी। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को इस लड़के की फ़ोटो खींचनी है, इसी रोशनी में खींचनी है और अच्छी खींचनी है, तो उस समय मैं क्या करूँगा, है ना। तो ये मैंने फ़ोटो खींची, अभी देखते हैं कैसी आती है। पूरा ही गायब हो गया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि रोशनी बहुत कम है। ठीक है, हमारे नॉर्मल केस में हम जब खींचेंगे फ़ोटो, हमने क्या बोला, सबसे बड़ा डायफ्राम लगा दिया, सबसे बड़ा जो शटर स्पीड होती है जो अवेलेबल होती है वो लगा दी हमने। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस फिल्म का ISO बढ़ाएंगे। लाइट नहीं जला रहे, लाइट मेरी यही रहेगी। ठीक है, अब हमने ISO बढ़ाया। पहले हमारे 100 ISO की फिल्म लगी थी, अब हमने इसको 250 का लगा दिया। देखें क्या होता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, आँख पाँख झाँकने लगी, लेकिन अभी भी फ़ोटो नहीं आई। कुछ आना शुरू हुआ, फिर हमने फिल्म की इंटेंसिटी और बढ़ाई। जैसे जैसे मैं फिल्म की इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देखो इसका चेहरा क्लियर होता जा रहा है। ये क्लियर हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये आएगा, ये मेरा 6400 जो है ये मैक्सिमम है, अब इसके आगे नहीं जा सकता। हाँ, इस कैमरे का, कुछ और महंगे कैमरे होते हैं उसमें 70-80 हज़ार तक भी होते हैं। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो दिस इज़ द अल्टीमेट पिक्चर दैट आई कैन टेक फ्रॉम दिस कैमरा। ओके, तो ये अभी आपकी ये सेटिंग मैक्सिमम है। लेकिन अब ये सवाल आएगा कि जब आपकी इस वाली इंटेंसिटी से फ़ोटो आ सकती है तो आप सारी फ़ोटो इस पर क्यों नहीं खींचते हो, है ना। जब आपको मालूम है कि इसमें कम से कम रोशनी में भी फ़ोटो आ सकती है तो आप इस पर क्यों नहीं खींचते हो। ठीक है, अब सारी लाइट जला दो, बताता हूँ। होता क्या है, ISO बेसिकली क्या है और सेंसर क्या होता है। मेगापिक्सल का नाम सुना ही होगा, हर कोई खरीदना चाहता है, यार मेरा मोबाइल इतने मेगापिक्सल का है, कोई बोलता है मेरा मोबाइल इतने मेगापिक्सल का है। मेरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, आपका मोबाइल 27 मेगापिक्सल का है। विच वन इज़ बेटर। हर कोई सोचता है मेरा कैमरा तो 27 मेगापिक्सल का, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर कितना बड़ा सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, मेगापिक्सल ज़्यादा है इसका, क्योंकि मेगापिक्सल है क्या, जो सेंसर है वो बहुत छोटा है। मेरे कैमरे का सेंसर बड़ा है, वो भी 2 तरह के कैमरे हैं, एक ये कैमरा है, एक ये कैमरा है। इसको क्रॉप सेंसर कैमरा बोलते हैं, इसको फुल सेंसर कैमरा बोलते हैं। इसमें सेंसर जो होता है 1/4 साइज़ का होता है, इसमें जो सेंसर होता है 4 टाइम बड़ा होता है। ऑल तो अगर ये मान लो 20 मेगापिक्सल का, ये मेरा 16 मेगापिक्सल का, ये कैमरा इससे ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्योंकि वो जो मेगापिक्सल ज़रूर एंटर हुआ उसमें। मेगापिक्सल क्या होता है कि जब तक आप कैमरे की स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो तब तक बहुत अच्छा दिखेगा। मोबाइल के फ़ोटो कभी भी आप, चलो अगली बार कभी मैं अपना प्रोजेक्टर ले आऊँगा, प्रोजेक्टर से जो सिनेमा स्क्रीन होती है ना उस पर दिखाऊँगा वही फ़ोटो जिसको कि आप बहुत अप्रिशिएट करते हो मोबाइल में देख देख के। जब आप उसको सिनेमा स्क्रीन पे देखोगे या 70 इंच के टीवी पे देखोगे तो समझ में आएगा कि मेगापिक्सल क्या होता है। छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं क्योंकि डॉट्स पर इंच होता है। DPI बेसिकली डॉट्स पर इंच, है ना। तो इतने हज़ार डॉट्स हैं, तो जैसे जैसे मैं ISO बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे डॉट्स चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ सामने सामने कि वो कैसे डॉट्स पड़ते हैं। तो क्लोजअप देते हैं। ये मैंने लिया है 6400
ISO पे, ठीक है। अब ऐसे तो ठीक है, अब ये डॉट्स देखना, जब फोटो एनलार्ज करोगे ना तो ये सारे इतने सारे छेद 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 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्लो होने लगते हैं। जब तक आप एक नॉर्मल स्क्रीन पे देख रहे हो तब तक सारी फ़ोटो एक जैसी दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप उसको कमर्शियल उसमें जब इस्तेमाल करते हो, आप कहीं प्रोजेक्ट करोगे, पोस्टर्स बनाओ। अब आपने देखा है जो आपके जो सिनेमा के पोस्टर्स लग रहे थे इतने बड़े बड़े, या जो साड़ियों के और इसके जो मॉडल्स पहन के जो फ़ोटो खिंचाती हैं, आप क्या सोचते हैं इस कैमरे से फ़ोटो खींचती है, उस कैमरे से फ़ोटो नहीं खींचती वो। उसके लिए आपको सेंसर बड़ा चाहिए, इमेज जो उसकी जो वो होते हैं रेजोल्यूशंस होते हैं वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको एक लेवल के बाद जैसे ही बड़ा किया, जैसे देखो फ्लैक्स वगैरह जो लगे रहते हैं, एक जो कमर्शियल फ्लैक्स लगे रहते हैं और एक जो नेताजी के फ्लैक्स लगे रहते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। फ्लैक्स आप लोग सड़क पे आज के बाद से जाके देखना शुरू करना, साड़ी वालों को जो फ्लैक्स लगे रहते हैं और जो हमने भोपाल के नेता लोगों के जो हर भी चौराहे पे एक फ्लैक्स लगवा देता है, नेताजी आ रहे हैं, स्वागत है ये करके, तो उनके चेहरे पे देखना कितने सारे दाने रहेंगे। लेकिन वही अगर एक साड़ी का जो फ्लैक्स रहेगा, साइज़ वही रहता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगे रहते हैं, लेकिन दोनों की इमेज क्वालिटी में डिफरेंस आता है। बेसिकली वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कैमरा वैसा यूज़ हो रहा है, किसी में ऐसा कैमरा यूज़ हो रहा है जिसमें कि मेगापिक्सल ज़्यादा है, या जिससे DPI ज़्यादा है, या ISO रेंज ज़्यादा है। अब इसी को मैं आपको इसमें खींच के दिखाता हूँ फोटो को। हिलना नहीं, अब इसमें आप एनलार्ज करना शुरू करो। आपको कहीं दिख रहा है, माथा दिख रहा है, इसका माथे की लकीरें तक दिखाई दे रही हैं इसमें। मतलब इतनी क्लैरिटी रहेगी इसमें, चाहे आप कितना ही बड़ा कर लो इसको। ये डिफरेंस होता है बेसिकली कम ISO में और ज़्यादा। जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी पिक्चर की क्लैरिटी कम होती जाएगी। तो हमेशा एक रीजनेबल, जो बहुत ज़्यादा कम अगर कर लिया ISO, जैसे वैसे आइडियल तो ये है जिसमें मैंने भी खींची है, लेकिन 100 पे आप ब्राइट सनलाइट में ही खींच पाओगे। इस लाइट में 100 पे खींचने के लिए आपका, जैसे इसको मैंने बोला हिलना नहीं, ऐसा तो मैं हर किसी को नहीं बोल सकता, क्योंकि देखा होगा आपने कैमरा कितनी देर के लिए चलाता। फिर से देखो दिखाता हूँ, साउंड से समझ में आ जाएगा आपको। एक कम से कम आधा सेकंड के लिए वो खुला, आधे सेकंड में कोई अगर शेक हो गया तो पिक्चर बेकार हो जाएगी। तो ये तो आप नॉर्मल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसलिए जो जनरलाइज्ड एक शटर स्पीड होती है, जनरलाइज्ड जो ISO होता है, उसके ऊपर सब कुछ करते हुए आपको डायफ्राम से पिक्चर कंट्रोल करनी होती है। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, याद रहेगा? समझ में आया? नहीं आया? आया है ना? हमको एक जनरल शटर स्पीड, जनरल ISO रख के अपना फ़ोटो खींचना है। जब उससे काम नहीं चलेगा तो हमें छेड़छाड़ करनी है बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो आपकी 60-70% फ़ोटो तो 125 शटर स्पीड पे और 300-400 ISO पे आप लगा लीजिए कैमरे को। जो 400 पे लगा के दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। सामने देखना, इसमें भी आपके दो फीचर्स, शार्पनेस सब मेंटेन्ड है। थोड़े थोड़े डॉट्स आना शुरू हुए, लेकिन वो मैनेजेबल, और इतना बड़ा तो खैर कोई एनलार्जमेंट नहीं करवाएगा। और चेहरा जो है स्मूथ सिल्की होना चाहिए। थोड़ा सा भी गड्ढे आना शुरू हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पर आपको चेहरे की इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे मैंने बताया, आप म्यूज़ियम में गए हो फ़ोटो खींचने के लिए, म्यूज़ियम में नॉर्मली डार्कनेस रहती है, आपको वहाँ फ्लैश नहीं चलाने दिया जाता। जैसे मान लो आप किसी सलारजंग म्यूज़ियम में चले गए, किसी पुराने हवेली में चले गए, किसी ऐसी जगह चले गए, तो ये चीज़ इंसानों की फ़ोटो खींचने के लिए नहीं है।
लेकिन अगर मान लो किसी ऐसी चीज़ जैसे गुफाओं की फ़ोटो खींचनी है, जो मोहनजोदड़ो वगैरह की जो गुफाएं हैं या जंदा एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पे आदम ज़माने की कितने साल पुरानी जो है मूर्तियाँ रखी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फ्लैश नहीं चलाने देते, वहाँ पे आपका मोबाइल फेल हो जाएगा। वहाँ के फ़ोटोग्राफर्स क्या करते हैं, फिर अपना ISO बढ़ाते हैं, जितना ISO बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा, क्योंकि उसमें चेहरे के डॉट से उनको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, एक इमेज आती है, एक क्लैरिटी आती है, तो पिक्चर पूरी इसमें आ जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई आपको, फर्स्ट इज़ अपर्चर, सेकंड इज़ शटर स्पीड, थर्ड इज़ ISO। ये मतलब आपका सारे गामा है पूरी फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी यहीं से शुरू होती है और यहीं ख़त्म हो जाती है। ये 3 अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इसको बड़े आराम से अपने उसमें ज़िंदगी में उतार सकते हो। अभी